नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बप्पा की विदाई की। आपको लिए चलूंगा महाराष्ट्र और दिखाऊंगा विसर्जन के मौके पर किस धूमधाम से पूरा मुंबई महाराष्ट्र आज सड़कों पर है। कैसे देवेंद्र फडणवीस ने गणपति जी का विसर्जन किया, कैसे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ने विसर्जन किया, अजित पवार ढोल बजाते नजर आए और पूरे मुंबई ने कैसे गणपति का विसर्जन किया आपको बताऊंगा। और साथ ही मुंबई पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई है जो मैंने कल आपको बताया था, जिसने 14 आतंकी मुंबई में और 400 किलो आरडीएक्स मुंबई में होने की बात कही थी। कौन है वो शख्स जो आतंकी हमले की धमकी दे रहा था, आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, ट्रंप मोदी साथ साथ आ गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे थे, कुछ ना कुछ कह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी शांत थे, संयमित थे। और आज डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि मोदी शानदार पीएम हैं, मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसे संभव किया पीएम मोदी ने, आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, मंचलों पर योगी का डंडा चल रहा है। यूपी में ऑपरेशन मजनू चल रहा है। ऑपरेशन मजनू की महिला कमांडो सड़कों पर हैं। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। या तो लोग माफी मांग रहे हैं कान पकड़ के, योगी जी माफ कर दो अब नहीं होगा। और यूपी में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, अशोक चिन्ह पर आखिर हजरत बल में बवाल क्यों हुआ, किसने लोगों को भड़काया जो अशोक की ललाट को लोगों ने पत्थरों से तोड़ दिया है। आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, आपको बताऊंगा। यह हजरत बल दरगाह क्या है और अब इस पर देश भर में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा, तिहाड़ में जल्द आने वाले हैं नया घर होगा नीरव मोदी और माल्या का, क्योंकि ब्रिटेन से बाकायदा एक टीम आई, तिहाड़ जेल गई और तिहाड़ जेल के हालात पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। क्या है वो रिपोर्ट और क्या इस रिपोर्ट से इन दोनों भगोड़ों की जल्दी वतन वापसी होगी। अगली बड़ी खबर बात करेंगे हम, साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, किस वक्त चंद्र ग्रहण होगा आपको बताऊंगा। साथ ही ज्योतिष क्या कहता है इस पर और विज्ञान का क्या कहना है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें हेडलाइंस के साथ। टेरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया। पीएम मोदी ने जवाब में कहा, ट्रंप को तहे दिल से शुक्रिया। बिहार के बाद अब पूरे देश में हो सकता है वोटर लिस्ट रिवीजन। 10 सितंबर को चुनाव आयोग की बैठक में ऐलान संभव है। बैठक में सभी प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन का बड़ा हुआ कुनबा, गठबंधन में शामिल जेएमएम और पशुपति पारस की एलजेपी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, जल्द अंतिम मोहर लगेगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमाके की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल समेत कई सबूत बरामद किए। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में अशोक स्तंभ मामले पर बढ़ा विवाद, राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। सीमा उमर ने कहा, धार्मिक स्थलों पर नहीं होता राष्ट्रीय चिन्ह, तो महबूबा ने तोड़फोड़ करने वालों का किया बचाव। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। करीब 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स बरामद की गई। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लाल किला परिसर से 1 करोड़ के कलश चोरी हुए। जैन धार्मिक आयोजन के दौरान चोरी की घटना, सीसीटीवी तस्वीरों में आरोपी चोरी करते हुए नजर आया। पूरे देश में धूमधाम से बप्पा को दी जा रही है विदाई। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 21,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। बाढ़ के हालात में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचा रही है सेना। लोगों तक राशन और खाने की चीजें पहुंचाई जा रही। इजराइल ने गाजा में एक ऊंची इमारत पर किया हमला। हमास आतंकियों पर ऊंची इमारतों का उपयोग निगरानी और घात लगाने के लिए करने का आरोप। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको सीधे लिए चलता हूं। मुंबई, अगले बरस जल्दी आना। मुंबई में गणेश विसर्जन की धूम है। खुद देखिए जरा, मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने आवास पर गणपति का विसर्जन किया। गणपति बाप्पा। दूसरी तरफ देखिए, सीएम को देखा डिप्टी सीएम खुद ढोल बजा रहे थे। अजित पवार के हाथ में ढोल और गणपति विसर्जन के मौके पर पूरे रंग में रंगे थे। एक और डिप्टी सीएम को आपको दिखाता हूं। दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पूजा कर रहे थे, गणपति की पूजा की और उसके बाद गणपति विसर्जन किया है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे अब आपको दिखाऊं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भोपाल में थे। भोपाल में उन्होंने गणपति की पूजा की और उसके बाद जिस तरह से स्थापित किए थे गणपति, उसी धूमधाम से विसर्जन भी किया गया। अब आपको दिखाता हूं लाल बाग के राजा, जहां कहा जाता है सारी मन्नत और मुराद और मनोकामना पूरी हो जाती है। लाल बाग के गणपति का विसर्जन किया गया। ये मुंबई की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं रफाल नजर आ रहा है, चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ लोग लगभग मुंबई में सड़कों पर थे गणपति विसर्जन के मौके पर। ये रात होते होते भी अलग अलग पंडालों से दरअसल गणपति विसर्जन के लिए निकलते हैं, तो रात तक इसी तरह से विसर्जन चलता रहता है। अब आपको दिखाऊं कि कैसे जुहू में लालबाग के राजा का विसर्जन किया गया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं, जो शख्स कल कह रहा था कि मुंबई में 14 आतंकी 400 किलो आरडीएक्स आ चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसे आप देख रहे हैं, इसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और इसी ने धमकी दी थी कि मुंबई में 14 आतंकी घुस चुके हैं, 34 जगह फिदाइन अटैक की तैयारी है। इसे कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी धमकी में था कि 1 करोड़ लोग विसर्जन के मौके पर निशाने पर होंगे। यह है वो धमकीबाज। मुंबई में ब्लास्ट की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताऊं कि यूपी पुलिस ने नोएडा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है अश्विन कुमार सुप्रा। आरोपी अश्विन बिहार के पटना का रहने वाला है। अश्विन 5 साल से नोएडा में रह रहा है। 50 साल का अश्विन खुद को ज्योतिषी बताता है। क्राइम ब्रांच आरोपी को नोएडा से मुंबई ले गई है पूछताछ के लिए। पुलिस ने आरोपी का फोन, सिम कार्ड जब्त कर लिया है। उसके पास से 2 डिजिटल कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी ने व्हाट्सएप पर धमकी भरा दरअसल मैसेज भेजा था। लश्कर जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में घुसने का इसने दावा किया था। 400 किलो आरडीएक्स 34 गाड़ियों में फिट किया जा चुका है। बड़ा धमाका करने वाला है जिसमें 1 करोड़ लोग निशाने पर हैं। धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर थी। जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच नोएडा पहुंची। फौरन सेक्टर 79 से आरोपी अश्विन को गिरफ्तार किया गया है। इसका कहना है कि दोस्त फिरोज को फंसाने के लिए इसने साजिश रची। मुंबई पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। पहले एक फ्रॉड केस में बिहार पुलिस ने भी इसे गिरफ्तार किया था। आइए आपको सुनवाता हूं, इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर थी। पुलिस ने क्या तैयारियां की थी, सुनिए।
आज जो अनंत चतुर्थी का लास्ट दिन का विसर्जन है उसकी मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। उसके लिए सब जो हमारे विसर्जन के रूट है, विसर्जन के जो चौपाटीज़ है, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, वर्सोवा, मडमारवे, पवई लेक, शिवाजी पार्क, दादर, सब जगह पुलिस ने इंतजाम किया है। वहाँ पर जो क्राउड कंट्रोल के लिए चाहे बैरिकेड्स है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, CCTV है, हमारा सेक्टर वाइज डिप्लॉयमेंट है, वो सब किया गया है। हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल, हमारे बीट मार्शल वो भी सब पूरे शहर में गश्त कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी स्ट्राइकिंग फोर्सेज और इधर जो हमारे फोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत है वो भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो अलर्ट के बाद से मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो पिछले कई हफ्तों से जिस पर बहस हो रही है, हम बात करेंगे। अब मोदी ट्रंप साथ साथ हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए अपने ऑर्डर्स की वजह से, अपने आदेश फैसलों की वजह से सुर्खियों में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी शख्स की हो रही है दुनिया में तो डोनाल्ड ट्रंप की है। सबसे ज्यादा किसी की बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, बेशक उनके फैसलों को लेकर ही हो रही हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद सबसे ज्यादा बात अगर किसी तस्वीर की हुई तो वो ये तस्वीर है जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग दिख रहे थे। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ट्रंप सबसे ज्यादा अगर किसी की बात कर रहे थे तो वो पीएम मोदी। मैं आपको तारीख दर तारीख बताऊंगा, हर दूसरे दिन ट्रंप उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत की बात कर रहे थे। लेकिन इस तस्वीर ने बड़ा कमाल किया है। इस तस्वीर ने क्या कमाल किया है मैं आपको बताऊं। इस तस्वीर ने कईयों को सोने नहीं दिया है। ये आप देख रहे हैं ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप का ट्वीट का वक्त देखिए जरा। सुबह 6:14 पर ट्रंप ने ट्वीट किया है, जो कल मैंने आपको बताया था कि भारत चीन के खेमे में चला गया, हमने भारत जैसे दोस्त को खो दिया है। ट्रंप सुबह 6:14 पर यह ट्वीट कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, हर वक्त क्या ट्रंप के जहन में भारत और मोदी ख्याल में थे कि भारत से रिश्ते खराब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब देखिए ट्रंप को क्या कहना पड़ गया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी एक शानदार पीएम है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहना चाह रहे थे और जो बताना चाह रहे थे उसका असर अमेरिका तक हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीरें ट्रंप भी देख रहे थे। भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की धमक दे ट्रंप अब अचानक मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। शायद यही मोदी का स्टाइल है, जो बड़े बड़े नहीं भाग सकते। मोदी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, चुप और शांत रहकर वो कर गए जो कोई सोच भी नहीं सका। और ये मोदी की कूटनीति की ताकत ही है कि ट्रंप हर रोज मोदी के बारे में कुछ न कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मोदी शांत और संयमित रहे। और जो ट्रंप बार बार धमकाते रहे वो अब मोदी को दोस्त और साथी बता रहे हैं। ट्रंप ने इतना कुछ कहा तो भारत की भी जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जवाब दिया। ये देख रहे हैं पीएम मोदी का ट्वीट। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट है। उन्होंने लिखा, और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप की बात पर पीएम मोदी ने बात कही है। आइए आपको बताऊं, यह ऐसा ही नहीं हुआ। ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने? दरअसल ट्रंप ने कहा, मोदी एक बहुत अच्छे महान पीएम है। इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे निराशा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए मैंने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है। लेकिन मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने को हमेशा तैयार हूं। भारत और अमेरिका का रिश्ता वैसे भी खास है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप की भावनाओं की सराहना करता हूं, पीएम ने कहा। भारत से अच्छे रिश्तों पर उनके विचार का समर्थन है। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक साझेदारी रही है, एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। हमारे बीच रणनीति और ग्लोबल पार्टनरशिप है। भारत अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन अपने हित और विदेश नीतियों से समझौता मंजूर नहीं है। अमेरिका के दबाव में भारत ने दरअसल डक डिप्लोमेसी को अपनाया है, यानी विवादित या नकारात्मक बयानबाजी से परहेज किया।
मोदी ने बेहद शांत और संयमित रुख अपनाया। उन्होंने कभी भी ट्रंप या अमेरिका पर सीधा बयान नहीं दिया है। जानकार मानते हैं कि इससे मोदी और भारत की मजबूती और बढ़ी। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। I always will. मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक महान पीएम हैं। बस इस समय उनके कुछ काम मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वैसे भी भारत और अमेरिका का रिश्ता काफी खास है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। It's nothing to worry about. enormous importance to our partnership with the United States. पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, तो मोदी के ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे निजी रिश्ते रहे हैं और फिलहाल मुद्दा ये है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। Can't say more than that, but that's really what I would say. और आइए अब आपको बताऊं, ये बेवजह नहीं हुआ। इसके पीछे पीएम मोदी ने क्या किया, कैसे किया और ये कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है। आपको याद होगा ये ट्रंप ने क्या कहा था और पीएम मोदी उसके बाद क्या जवाब दे रहे थे। ट्रंप कह रहे थे भारत की इकोनॉमी डेड है, दोनों मिलकर इसे और नीचे ले जा सकते हैं, यानी भारत और रूस। हमें परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अब देखिए उस वक्त पीएम मोदी क्या जवाब दे रहे थे। ट्रंप या अमेरिका का नाम तक मोदी ने नहीं लिया, आपको याद होगा। कहा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, मोदी ये कह रहे थे। देश के लोग स्वदेशी अपनाने का संकल्प लें। ट्रंप देखिए उसके बाद भी क्या कह रहे थे। भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, फिर ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं कि इससे यूक्रेन में कितनी जान जा रही है, इसलिए मैं भारत पर भारी टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन देखिए उसके बाद भी पीएम मोदी क्या कह रहे थे। भारत अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा टैरिफ पर, मुझे निजी तौर पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी के शब्द थे, पर देश हित के लिए मैं इसे सहने को तैयार हूं। भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, मोदी ने कहा कोई कितना भी दबाव बढ़ाए हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे और देश का हित मोदी के लिए सर्वोपरि है। ट्रंप उसके बाद भी क्या कह रहे थे, मुझे लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों देश अब चीन की राह पर निकल पड़े हैं, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। पीएम मोदी इसके बावजूद कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, देश का भविष्य है। जीएसटी में बदलाव कर जनता और कारोबारियों को डबल खुशियां दी हैं। प्रधानमंत्री की ये जो स्टाइल थी, शांत और संयमित रहना, इसी को डक डिप्लोमेसी भी कहते हैं। उधर से जितने वार आए पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिए अब सियासतदान क्या कहते हैं। ये भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, इसकी फॉरेन पॉलिसी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत है, जो हमारे साथ है उसको साथ लेकर जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा उसके बिना भी भारत विकसित भारत की ओर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं प्रधानमंत्री अच्छा, हाँ अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें। देश के प्रधानमंत्री किसी के दुश्मन नहीं है, भारत के हितकारी है। जहां भारत का हित होगा वहां प्रधानमंत्री खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए उस बाधा को ये दूर करेंगे, लेकिन भारत के हित के साथ खड़े रहेंगे। और मोदी जी में क्या दोस्ताना है वो अपनी जगह, मुझे तो भारत के हित देखने हैं। देश की जनता चाहती है कि जो ये 50% का टैरिफ नाजायज भारत के हितों के विपरीत लगाया गया, ये तत्काल समाप्त। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है, किसी देश का नहीं, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ऑप्टिकल इल्यूजन से डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तय नहीं होते। बहुत अच्छे दोस्त थे, 50% टैरिफ लगा दिया, क्या निगोशिएशन हमारी तरफ से हो रहा था। तो आपने देख लिया, अब डोनाल्ड ट्रंप को मोदी अच्छे दोस्त दिख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको यूपी लिए चलता हूं। वहां एक ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है, योगी का ऑपरेशन मजनू। तस्वीर आपको दिखाऊं, ऑपरेशन मजनू के तहत छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, आप माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब।
माफ करिए साहब, माफ करिए, गलती सब माफ करिए साहब, माफ करिए हमको, गलती हो गया, माफ करिए साहब, माफ कर, गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, आप माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए, माफ करिए साहब। तो छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ योगी की पुलिस और यूपी पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। देखिए जरा, दर्जनों को पकड़ा गया है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और मुश्किल हो गया था लड़कियों का घरों से बाहर निकलना, उन लड़कों को उठाया है पुलिस ने। सामने देख, सर आप गलती नहीं होगा, सर आप गलती नहीं होगा, कह रहे हैं अब सर गलती नहीं होगा। पुलिस लाइन लेकर आया गया, सबकी परेड कराई गई मीडिया के सामने। जो लोगों ने महिलाओं और लड़कियों का निकलना दूभर कर दिया था। देख रहे हैं सब कान पकड़ कर पहुंचे, कान पकड़ रहे हैं, कोई मुर्गा बना है। सबका कहना यह है कि अब नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताऊं ये संभव हुआ कैसे। दरअसल योगी की पुलिस को बहुत शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद हर जिले में यह एक्शन शुरू किया गया। इसकी शुरुआत हुई देखिए मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में छापेमारी हुई, पुलिस अलग अलग जगहों पर गई। बरेली में छापेमारी हुई, जिन जिलों से ज्यादा शिकायत पुलिस को मिल रही थी। यूपी में बाकायदा ब्लैक कमांडो तैयार हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड। ये योगी की वो टीम है, वो कमांडो है जो ऐसे शोधों को पकड़ेंगी। सब कुछ अच्छे सुरक्षा, अच्छी लड़कियों के लिए भी सुरक्षा अच्छी हो रखी है। हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा, हर एक पुलिस वाला सुरक्षित फील करते हैं अपने आप को। हमारी सेफ्टी के लिए ही है ये सब कुछ जो भी है। महिलाओं से छेड़खानी करने वालों पर फिर चलने लगा है योगी का डंडा। कुशीनगर से मेरठ और बरेली तक योगी की एंटी रोमियो टीम फिर एक्शन में आ गई है और मनचलों शोधों को चुन चुन कर सबक सिखा रही है। जो लोग उत्तर प्रदेश में बेटियों को निशाना बना रहे थे, अपनी दबंगई का रौब दिखा रहे थे, योगी की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि करीब 300 मनचले अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। तो कुछ व्हीलचेयर पर रोते हुए गुहार लगा रहे हैं कि इस बार बख्श दो योगी जी, दोबारा फिर कभी किसी बहू बेटी पर नजर नहीं डालेंगे। देखिए जरा, लाइन से सब पुलिस थाने में लाइन लगी हुई है। ये सब वो थे जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। दरअसल सीएम योगी को शिकायत मिली कि कई जगह बेटियों से छेड़छाड़ हो रही है। मनचले और रोमियो यूपी के कई शहरों में फिर से सक्रिय होने लगे थे। आपको याद होगा, सत्ता में आते ही योगी ने पहला काम किया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। जानकारी मिलते ही योगी की पुलिस ने फिर ऑपरेशन मजनू शुरू कर दिया। मेरठ से लेकर बरेली और कुशीनगर तक एक साथ पुलिस ने एक्शन शुरू किया। स्कूल कॉलेज की लड़कियों से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कुशीनगर में हो रही। तो योगी की पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत पहले लड़कियों से बात कर जानकारी ली और फिर योगी की एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस ने शुरू कर दिया एक्शन। सोचिए, 3 दिन में अब तक कुशीनगर में 300 से ज्यादा मनचले पकड़े जा चुके हैं। मजनूओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन में बाकायदा इनकी परेड निकाली गई। जो मनचले रौब दिखाकर छेड़खानी कर रहे थे, अब वो कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं।
कुशीनगर में बड़ा ऑपरेशन एक कॉलेज छात्रा की शिकायत के बाद शुरू हुआ है। छात्रा ने शिकायत की थी कि दो लड़के कॉलेज आते जाते छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस ने जांच की तो दोनों 25-25 हजार के इनामी बदमाश असलम, जुल्फिकार निकले, जिन्हें आप व्हील चेयर पर देख रहे हैं। पुलिस ने एनकाउंटर कर दोनों मजनूओं को गिरफ्तार कर लिया और यह पैगाम भी दे दिया कि यूपी में मनचलों की खैर नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, 300 ऐसे मजनू पकड़े गए मनचले कुशीनगर से। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। ऑपरेशन मजनू, ये एक विशेष अभियान चलाया गया है। महिलाओं को, बच्चियों को छेड़ने का काम करते हैं, छींटाकसी का काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बाहर घूमते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाकर 124 ऐसे बदमाश लड़कों को चिन्हित किया गया है और इनको पकड़कर इन पे कार्रवाई की जा रही है। तो योगी के राज में एनकाउंटर भी हो रहा है, मनचलों पर एक्शन भी हो रहा है और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये बाराबंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाराबंकी में एक विश्वविद्यालय में अवैध निर्माण था। रामस्वरूप विश्वविद्यालय, एबीवीपी ने हंगामा किया था कि यह अवैध निर्माण है, इसको गिराया जाना चाहिए। उसके बाद जांच की गई और उस अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता होती है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। रिपोर्ट कार्ड योगी का क्या कहता है इस मामले में, ये मैं आपको बताऊं। दरअसल योगी का रिपोर्ट कार्ड महिला सुरक्षा में यूपी नंबर 1 है। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में एक रिपोर्ट के मुताबिक 98.6% महिला अपराध का निपटारा किया गया। यौन शोषण जैसे मामलों में भी यूपी ने सबसे कड़ी कार्रवाई की है। पिछले एक साल में महिला अपराध से जुड़ी 1,22,000 FIR दर्ज हुई हैं, जिनमें से करीब 1,21,000 मामलों में सीधा एक्शन हुआ। किसी और बड़े राज्य में महिला अपराध पर ऐसा एक्शन नहीं हुआ। 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि 2018 से पहले यूपी इस मामले में 7वें नंबर पर और 10वें नंबर पर था। यानी योगी ने उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा के मामले में पहले नंबर पर पहुंचाया है। एंटी रोमियो जैसे स्क्वाड से प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं कम हुई। 2017 में योगी ने स्क्वाड शुरू किया, तब से 24,000 केस दर्ज हुए। 8 साल में 1,80,00,000 जगहों पर पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। ऑपरेशन मजनू में 32,000 बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 1.5 करोड़ लोगों को चेतावनी और समझाइश देकर छोड़ा गया। मतलब योगी सरकार ने महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया है, यह कोशिश की है। और यही कोशिश है कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त हो जाए। दुर्घटनाओं में भी यूपी कैसे बेहतर हो, इसकी कोशिश की है। कोशिश कैसे की है? बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया है। कैंपेन ये कहता है कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि यूपी में जो बाइक चलाने वाले हैं वो हेलमेट लगाने लगे। लेकिन हो क्या रहा है, यूपी के लोगों को आसानी से समझाना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है। ऐसे भी कुछ जिले हैं। कुछ ऐसा हुआ देखिए कि हेलमेट नहीं लिया था तो पेट्रोल कर्मी के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। देख रहे हैं आप, एक युवती के पास हेलमेट नहीं था, पेट्रोल लेने गई, नहीं दिया पेट्रोल तो दूसरी पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट करने लगी। ये दोनों युवती आपस में भिड़ गई, एक दूसरे को पीटने लगी। सिर्फ हेलमेट नहीं लगाई थी। पेट्रोल पंप कर्मी ने कहा हम आपको तेल नहीं देंगे, तो जो स्कूटी पर सवार थी उसने पीटना शुरू कर दिया। अब देखिए ये किया क्यों गया, इसके पीछे मकसद भी नेक है। दरअसल यूपी में हर साल 25,000 लोग सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं। 25,000 लोगों की मौत हो जाती है यूपी में एक्सीडेंट में। इनमें से करीब 31% यानी 8,000 बाइक सवार होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4,000 की मौत हेलमेट ना पहनने से हो जाती है। सोचिए अगर 4,000 लोग हेलमेट पहने होते तो शायद इनकी जान बच जाती। इसलिए बिना हेलमेट से होने वाली हादसे और मौत पर योगी सख्त हैं। यूपी में बिना हेलमेट पहने लोगों को पेट्रोल ना देने का फरमान जारी किया गया है। बिना हेलमेट बाइक सवार को पेट्रोल देने वाले पंप की फोटो खिंचवाई जाएगी बाकायदा।
दफ्तर कॉलेज को भी बिना हेलमेट वाले लोगों की जांच को कहा गया है। मतलब बाइक से आने वाले अपने कर्मचारी और छात्रों पर नजर रखें। पेट्रोल पंप, दफ्तर या कॉलेज 3 बार से ज्यादा नियम तोड़ते हैं अगर, तो नोटिस देकर बाकायदा उनसे जुर्माना भी वसूल करने की तैयारी है। जबकि बिना हेलमेट बार बार पेट्रोल लेने जाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। उन पर चालान और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई भी की जाएगी। और खुद योगी आदित्यनाथ इस पर नजर रखे हुए। सुनिए आज योगी ने क्या कहा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। तो योगी इस पर सख्त है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बड़ी खबर है जिस पर कल खूब हंगामा और बवाल हुआ। खबर, अशोक चिन्ह पर बवाल क्यों, आखिर इससे ऐतराज किसे? आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हजरत बल दरगाह की तस्वीर है और कश्मीर में यह हजरत बल दरगाह है, डल झील के पास। दरअसल यहां पर एक शिलापट लगी थी और उस शिलापट में अशोक चिन्ह लगा हुआ था। इस अशोक चिन्ह से इस कदर ऐतराज हुआ, बेशक वहां लोगों को भड़काया गया। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद क्या हुआ। लोगों ने अशोक चिन्ह पर पत्थर मारने शुरू कर दिए और मार मार कर उसे तोड़ दिया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में क्या पुरुष क्या महिलाएं। उस शिलापट पर जो अशोक चिन्ह था, पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। जो बाहर लगा हुआ शिलापट है उससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। अब देखिए जरा उसके बाद की तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, ये है वो तस्वीर, यहां वो अशोक का चिन्ह था। दरअसल वक्फ बोर्ड कि जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिखा है डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था मरम्मत के बाद और उनका शिलापट था, उसी में अशोक चिन्ह लगा था। उसके बाद देखिए बवाल शुरू हुआ और पहले वहां मौजूद लोग नारेबाजी करने लगे और ऐतराज जताने लगे। एक तरफ से हंगामा हो रहा था तो दूसरी तरफ से भी हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें देखने के बाद लोगों में गुस्सा था। डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया है। डोगरा फ्रंट के लोग सड़कों पर उतरे और अशोक चिन्ह का अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अशोक चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दो। दूसरी तरफ दूसरे हिंदू संगठन भी सड़क पर उतरे। उन्होंने पुतला जलाया और अपने गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान 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 दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया। उमर अब्दुल्ला एक जगह गए थे, वहां मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा यहाँ नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा यहाँ नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो। मैंने कहा यहाँ नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो। मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे PSA लगाइए। श्रीनगर के हजरत बल में अशोक चिन्ह को लेकर भारी हंगामा हुआ।
कुछ कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। वायरल वीडियो को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा ने अशोक चिन्ह लगाए जाने पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब आइए आपको बताऊं पूरा बवाल किस बात को लेकर हुआ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हजरत बल दरगाह और ये वो आप देख रहे हैं शिलापट। दरअसल श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह पर यह बवाल हुआ। ईद मिलाद की नमाज पढ़ने के बाद तोड़फोड़ की गई है। दरगाह पर लगे अशोक चिन्ह को देखकर कुछ लोग भड़क गए। कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को ईंट पत्थर से तोड़ डाला है और हजरत बल दरगाह में हाल ही में दरअसल मरम्मत का काम किया गया था। 3 सितंबर को शिलालेख पर अशोक चिन्ह लगा दिया गया था और आकृतियां गढ़ने को कट्टरपंथियों ने इस्लाम के विरुद्ध बता दिया। इसी के बाद लोगों ने अशोक चिन्ह पर निशाना साधा और उसे निशाना बनाया। दरगाह में संगमरमर पर अशोक चिन्ह उकेरा गया था। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। उपराज्यपाल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिन पहले दरक्षा अंद्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। अंद्राबी वक्फ बोर्ड चीफ और बीजेपी की नेता भी हैं। अंद्राबी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को राष्ट्रद्रोह और आतंकी कृत्य बताया है उन्होंने। दोषियों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। पीएसए मतलब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसके तहत 2 साल तक गिरफ्तारी या नजरबंदी हो सकती है। बिना किसी मुकदमे के ही गिरफ्तारी को कार्रवाई हो सकती है। और टीआरएफ ने यानी आतंकी संगठन ने अंद्राबी को अब जान से मारने की धमकी दी है। आइए आपको बताऊं कि हजरत बल क्या है, वहां अशोक चिन्ह को लेकर इतना बवाल क्यों हुआ है। बहुत से लोग नहीं जानते हजरत बल दरगाह है क्या। तो देखिए जरा, ये हजरत बल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हजरत बल दरगाह एक पवित्र और सुंदर दरगाह है। दरअसल दावा यह है कि पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बालों के अवशेष यहां मौजूद हैं। साथ ही ये अवशेष इस दरगाह को मुस्लिमों के लिए खास बनाते हैं। श्रीनगर में डल झील के किनारे ये दरगाह मौजूद है। सफेद संगमरमर की वास्तुकला देखने लायक है। इस मस्जिद का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यहां मूल रूप से इशरत महल और एक बागीचा भी है। शाहजहां के सूबेदार सादिक खान ने इसका निर्माण करवाया था। 1968 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देखरेख में यह दरगाह बनाई गई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जिन लोगों ने भी अशोक चिन्ह के साथ ये तस्वीरें देखी हैं उनमें बहुत गुस्सा है। देश का अपमान कोई नहीं सह सकता है और देश से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। लोगों को सुनिए। जो ये दहशतगर्द कल दरगाह में घुसे थे, ये किस तरह से घुसे, पत्थर कैसे उन्होंने हाथ में उठाए और वहां की पुलिस क्या कर रही थी जिन्होंने उनको करने दे दिया। वहां अगर सर्च करके अंदर भेजा जाता है, जो पुलिस की बटालियन वहां है वो क्या कर रहे हैं, उन पे भी एक्शन होनी चाहिए। हर बार कहते हैं हम मूर्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। अशोक स्तंभ एक मूर्ति है। अशोक स्तंभ भारत का शान है, भारत की आन है, भारत का रुतबा है। उसको तोड़ने का मतलब दिल्ली को तोड़ना, उसको तोड़ने का मतलब दिल्ली का अपमान करना, संविधान का अपमान करना। बाद में धर्म है और इस देश के सारे नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। जो भी देश के नागरिक, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर राष्ट्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसकी सजा जो संविधान में होगी वह मिलेगी। पाकिस्तान की शय पर की गया है। अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो कश्मीर के अंदर की गई है, क्योंकि हमारी एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को बचाने की ओर लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपदा आई हुई है और वो लोगों को बचाने की उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो इसके माध्यम से की है। क्या लोगों को जानबूझकर भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए कौन है इसके पीछे, सियासतदान क्या कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। दरअसल ये है दरक्षा अंद्राबी, बीजेपी के नेता हैं और वक्फ की चेयरमैन भी हैं। इन्होंने कहा जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है, क्या वो बिना नोट के दरगाह आते हैं? भारतीय मुद्रा पर भी अशोक स्तंभ है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उस पत्थर पर राष्ट्र चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, पहले वो सवाल बनता है। मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी? पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। महबूबा मुफ्ती कह रही है गुस्ताखी की जाएगी
कि हमें गुस्सा आता है ऐसा काम किया जाएगा, भावनाएं उमड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में तोड़फोड़ करने वाले आतंकी नहीं है, पीएसए के तहत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं अशोक चिन्ह संप्रभुता राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, ऐसी हरकतों से राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तो रहा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर पत्थर मारने की वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखी। अब पूरे भारत में लोग जो हैं वो गुस्से में हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान नहीं होगा। इन सब के बीच सबसे शानदार बात कही दरख्शां अंद्राबी ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब आप हजरत बल दरगाह में जाते हैं तब आप क्या ये गांधी जी वाला नोट लेकर जेब में नहीं जाते हैं? और दूसरी तरफ देखिए उस नोट में भी अशोक चिन्ह बना है, गांधी जी की भी तस्वीर लगी हुई है। ये नोट, ये पैसा रखकर ही, चाहे वो किसी कोई भी नोट हो, 500 का हो, 50 का हो, 200 का हो, ये नोट लेकर ही वहां जाते हैं, कोई पैसा बाहर रखकर नहीं जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर वहां शिलापट पर जब अशोक चिन्ह था तो उससे दिक्कत किसे? बड़ी बात यह है कि कोई मजहब ये नहीं कहता है, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि आप देश से प्रेम ना करें या देश की चीजों से प्रेम ना करें। सियासतदान और कट्टरपंथी ऐसी चीजों पर लोगों को भड़काते हैं कि यह गलत है। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताऊं, यह है अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसे लिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इसमें 4 सिंह होते हैं, 3 दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है और इसमें हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह बने हुए हैं। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसका मतलब है सत्य की विजय होती है। देश प्रेम को इस्लाम में भी बहुत खास महत्व दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने देश प्रेम को लेकर कहा है, अपने देश से प्रेम तुम्हारे ईमान का एक हिस्सा है। इस्लाम में सच्ची देशभक्ति एक अनिवार्य शर्त है। मातृभूमि से प्रेम और समर्पण को अच्छा गुण माना गया है। देश के कानून नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही वतन को सर्वोपरि रखना चाहिए। अब सोचिए फिर कौन है वो गुमराह करने वाले लोग? सुनिए सियासतदानों। इंडी गठबंधन के कोई नेता की जुबान नहीं खुला है। कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जो इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी, इनका भी जुबान नहीं खुला है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है। ये देश का अपमान है। नकली संविधान कॉपी लेकर के चलते चलते आपकी जुबान भी नकली हो गई। अभी तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुला है? हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। भारत बहुत जल्दी महाशक्ति बनेगा, इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रही है कि भारत को तोड़ा जाए। लेकिन आज का भारत का नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है बहुत मजबूत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कुछ भगोड़े जो भारत से भागकर दूसरे मुल्कों में छिपे हैं, अब बारी है उनको वतन वापस लाने की। नीरव मोदी और विजय माल्या की जल्द वापसी होगी क्या? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अब तक दोनों विदेश में हैं, ब्रिटेन में हैं, लेकिन इन्हें वापस लाकर तिहाड़ में रखा जाएगा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तिहाड़ जेल में इनकी रिहाइश होगी। यह है तिहाड़ जेल और बाकायदा ब्रिटेन से एक टीम आई है। वो टीम इसलिए आई है
क्योंकि इन्हें यहां लाया जा सके। ये तिहाड़ जेल की तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ले सकते हैं आप इसे। इसी तिहाड़ जेल में लाकर इन्हें नीरव मोदी और विजय माल्या को रखा जाना है। ब्रिटेन से जो टीम आई है वो टीम तिहाड़ जेल का दौरा करने पहुंची थी। भारत में करोड़ों के घपले घोटाले करके फरार हुए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्रिटेन से आई टीम ने तिहाड़ जेल के चप्पे चप्पे का दौरा किया और भगोड़ों के जेल में रहने के इंतजाम पर फाइनल मोहर लगा दी। अब ब्रिटेन में सुनवाई के दौरान नीरव और विजय माल्या की कोई पैतरेबाजी काम नहीं आएगी। तिहाड़ जेल को लेकर कोई दलील प्रत्यर्पण नहीं रोक पाएगी और फिर जल्द ही ऐसे घपलेबाजों को भारतीय जेल में डालकर हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल, यही आना है। माल्या और नीरव को भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं और लेकिन ये लोग कोर्ट में पैतरेबाजी करके अब तक बचते आ रहे हैं। क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले ब्रिटिश अदालत ने भगोड़ों का प्रत्यर्पण रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ में हिंसा या यातना का खतरा हो सकता है। इन्होंने कहा 750 करोड़ की ठगी के आरोपी अवस्थी दंपत्ति का प्रत्यर्पण रोक दिया था कोर्ट ने। नीरव मोदी ने भी कोर्ट में ऐसी ही दलील देकर अपना प्रत्यर्पण लटका दिया। दलील दी कि प्रत्यर्पण मेरा हो गया तो मारा जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी दलीलों की जांच के लिए ब्रिटिश दल ने भारत का दौरा किया। 4 सदस्यीय ब्रिटिश दल ने तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया बाकायदा और इस टीम में 2 सीपीएस के एक्सपर्ट और 2 हाई कमीशन के अधिकारी थे और ब्रिटेन में सीपीएस पुलिस जांच और अदालत के बीच एक कड़ी को जोड़ता है। दरअसल सीपीएस क्या करता है कि अदालत में पेश करने के लिए सबूत और गवाह जुटाता है। अब सीपीएस की टीम तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड देखने पहुंची। टीम कैदियों से भी इसने बात की है, जेल की व्यवस्था के बारे में भी जाना है। दावा है कि ब्रिटिश टीम ने जेल की व्यवस्थाओं को अच्छा बताया है और कहा है कि जेल की व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब हैं। भारत सरकार ने भी टीम को यह भरोसा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो तिहाड़ में हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए एक अलग जगह बना सकते हैं हम। इसमें खास जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और खतरा भी नहीं होगा और ऐसा माना जा रहा है इससे भगोड़ों के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये जो लोग हैं जो हिंदुस्तान से भागे, इनके ऊपर आरोप क्या है, कितना कुछ माल लेकर ये भारत से गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। सबसे पहले देखिए, विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 9,000 करोड़ लोन लिया। इसका भुगतान किए बिना 2016 में भारत से भाग गए। तब से लंदन में है और भारत प्रत्यर्पण के लिए केस चल रहा है। अगला नाम है नीरव मोदी का। पीएनबी बैंक में 13,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से लंदन जेल में कैद है। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद भी प्रत्यर्पण फंसा हुआ है। अगला नाम है ललित मोदी का। आईपीएल चेयरमैन रहने के दौरान करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे इन पर। मॉरिशस की कंपनी को ठेका देकर 125 करोड़ रुपए इन्होंने उड़ाए या कह लीजिए घपला किया। आरोप लगते ही 2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए और तब से ब्रिटेन में रह रहे हैं और प्रत्यर्पण को लेकर मामला चल रहा है। अगला नाम है संजय भंडारी का। संजय हथियार डीलर हैं। इन पर रक्षा सौदों में दलाली के आरोप हैं। 2016 में भारत छोड़कर भाग गए। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। अब भारत सरकार ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की लगातार कोशिशें कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो अफगानिस्तान से आई है। आपको बताऊं, तालिबानी फरमान और महिलाओं की आफत। हुआ क्या, तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह भूकंप आया था अफगानिस्तान में। इस भूकंप में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। 2000। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हॉस्पिटल में भी सैकड़ों हजारों लोग भर्ती थे। अस्पताल भरे हुए थे, देख रहे हैं, बिस्तर पूरी तरह से भरे हुए हैं। ये सब भूकंप में लोग वो हैं जो दरअसल घायल हुए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि महिलाओं को नहीं उठाया गया। जो महिलाएं दरअसल दब गई थी भूकंप में, उन्हें कोई पुरुष मदद के लिए नहीं आया। देखिए क्यों। ऐसी तस्वीर थी अफगानिस्तान में भूकंप के बाद। महिलाएं कह रही थी बचा लो, और बचाने नहीं आ रहे थे। अफगानिस्तान में रविवार को 6 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप ने तबाही मचा दी। 2000 से ज्यादा मौतें हो गई। हजारों लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित भी निकाल लिया, लेकिन तालिबानी शासन महिलाओं के लिए मुसीबत बन गया। रेस्क्यू के दौरान बचाव दल ने मलबे में ही महिलाओं को छोड़ दिया। 36 घंटों तक सैकड़ों महिलाएं मलबे में दबी रहीं।
बचाव दल ने मलबे में दबी महिलाओं को छुआ तक नहीं। जब पड़ोसी गांव की महिलाएं आईं तो उन्होंने मलबे से निकाला। दरअसल इसके पीछे तालिबान का शरिया कानून जिम्मेदार है। शरिया कानून में महिलाओं को बाहरी पुरुषों के छूने की इजाजत नहीं। अगर ऐसा करें तो पत्थर मारकर मौत की सजा का प्रावधान है। इसी वजह से रेस्क्यू दल में शामिल पुरुषों ने महिलाओं को छुआ नहीं। अब इन महिलाओं के लिए इलाज भी बड़ी समस्या है, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं की पढ़ाई नौकरी पर रोक लगाई हुई है और इसी वजह से अस्पतालों में इलाज करने वाले भी महिला नहीं पुरुष हैं तो इलाज नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कई बार महिलाओं को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। शरिया कानून में बाहरी पुरुषों को महिलाओं को छूने की इजाजत नहीं है, जिसके लिए सबसे ज्यादा भुगत रही हैं वो है महिलाएं। आइए आज की एक और बड़ी खबर है और आपके लिए जानना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण से क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है कल और वो कुछ ऐसा होगा, ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का लाल रंग का आपको चांद दिखाई देगा। आपको बताएंगे ज्योतिषी क्या कह रहे हैं और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इस पर। कैसा होगा चांद? कुछ इस तरह, ये आप देख रहे हैं, ब्लड मून आपको दिखाई देगा। रविवार यानी कल एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि रात 10:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर समाप्त होगा। इस दौरान आसमान में अद्भुत नजारा भी आपको देखने को मिलेगा। चांद एक लाल गोले की तरह आसमान में आपको दिखाई देगा। इसे खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से भी पुकारते हैं। यह दुर्लभ नजारा होगा क्योंकि ब्लड मून हमेशा नहीं होते। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी और चंद्रमा की सतह पर सीधी धूप नहीं पहुंच पाती, ऐसे में पूरी तरह से अंधेरा होने के बजाय चंद्रमा लाल हो जाता है। यह घटना चंद्र ग्रहण को अनोखा, देखने में अद्भुत बनाती है और ब्लड मून के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसे आप नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। अब आपको बताऊं इसका असर क्या होगा। हालांकि धार्मिक मान्यता के हिसाब से सभी मंदिर बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। दोपहर 12:57 के बाद खाना और पकाना, भोजन मना हो जाएगा। इस दौरान सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि सूतक काल में भगवान की मूर्तियां छूने की मनाही होती है। सूतक काल से पहले पका हुआ भोजन तुलसी दल डालकर लेते हैं। ये तमाम नियम चंद्र ग्रहण के खत्म होने तक लागू होते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल को अशुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु और केतु चंद्रमा को निगल लेते हैं। ऐसे समय को धार्मिक कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। ये मान्यता है और आस्था है। आइए अब आपको बताता हूं कि आज लाइफ का फंडा में क्या है। आज दरअसल गणेश विसर्जन भी है, तो लाइफ का जो फंडा है वो हमने गणेश जी से लिया है। देखिए आपको बताऊं कि देवताओं में सबसे पहले जिन गणेश जी की पूजा होती है वो भगवान गणेश लाइफ मैनेजमेंट का भी फंडा देते हैं। जैसे आप देखिए उनका सिर बड़ा होता है। गणेश जी का सिर हमें यह सिखाता है, बड़ा सिर, कि अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। उनके कान बड़े होते हैं। भगवान के बड़े कान ये बताते हैं हमें सभी की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और जो बात काम की है उसे जीवन में उतारना चाहिए। उनकी आंखें छोटी होती हैं। गणेश जी की छोटी आंखें बताती हैं कि हमें हर जरूरी चीज पर नजर रखनी चाहिए। उनकी सूंड होती है, भगवान की सूंड दूर तक सूंघने में सक्षम होती है, जो उनकी दूरदर्शिता को बताती है। मतलब हर काम और फैसलों को गहराई से भविष्य देखकर करना चाहिए। उनका एक दांत टूटा हुआ है। गणेश जी का एक दांत पूरा है और एक दूसरा टूटा है। टूटा दांत बताता है अगर कोई अभाव है तो निराश नहीं होना चाहिए। अपूर्णता को भी स्वीकार करें और उसके बिना भी खुश रहें। उनका पेट बड़ा है। गणेश जी का बड़ा पेट संदेश देता है कि हमें अच्छी बुरी हर तरह की बात पचा लेनी चाहिए। मतलब बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और हासिल करिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।